हेलो स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ बिजनेस ओनरशिप के नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आज नंबर 4 टाइप्स में कोऑपरेटिव सोसाइटी। मैंने आपको इस टॉपिक के अंदर 5 टाइप के बिजनेस ओनरशिप बताए थे और उसमें से हम 3 डिस्कस कर चुके हैं, सोल ट्रेड, पार्टनरशिप एंड HUF बिजनेस। तो हम आज नंबर 4 पे कोऑपरेटिव सोसाइटी डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक वर्ड है आपके सामने, कोऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब होता है संचालन, चलाना, किसी चीज़ को ऑपरेट करना, और को मतलब साथ में, यानी कि ये वो बिजनेस है जिसके अंदर ढेर सारे लोग, एक ग्रुप है पूरा का पूरा, वो क्या कर रहा है, किसी बिजनेस को चला रहा है। लेकिन ऐसा ही ग्रुप तो आपके HUF में था और ऐसा ही आपका किस में था, पार्टनरशिप में था। तो इसको हम उनसे डिफरेंट कैसे करें? तो मैं आपको बता दूं, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती है ये उन लोगों के द्वारा सेटअप की जाती है जो खुद को बेनिफिट देना चाहते हैं। जो खुद को बेनिफिट देना चाहते हैं उन लोगों के द्वारा क्या बनाई जाती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई जाती है। जैसे अगर मैं एक कंज्यूमर की बात करूं, कंज्यूमर, आपको क्या लगता है, आप एक कंज्यूमर हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी मार्केट से नीड क्या रहेगी? कंज्यूमर की नीड होती है कि कम से कम प्राइसेस पे आपको जो प्रोडक्ट हैं वो मिल जाए। सीधी सी बात है, जैसे सेविंग्स हो। तो अभी क्या हो रहा है, जो आपकी कंज्यूमर्स हैं, इन कंज्यूमर्स ने क्या किया, एक ग्रुप बनाया और उस ग्रुप ने क्या किया, एक बिजनेस स्टार्ट किया और उस बिजनेस का नाम क्या है, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। जैसा कि मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ, जो आपका प्रोडक्ट होता है वो इस तरह से मूवमेंट करके और आप तक पहुँचता है। यानी कि जब प्रोड्यूसर किसी प्रोडक्ट को बनाता है तो वह उसे होलसेलर को सप्लाई करता है, फिर वो रिटेलर के पास जाता है और फिर फाइनली कंज्यूमर को, यानी कि आपको मिलता है। लेकिन अगर मान लो कोई कंज्यूमर ढेर सारे दूसरे कंज्यूमर्स के साथ मिलकर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाता है तो वो डायरेक्ट प्रोड्यूसर से माल खरीदेंगे और खुद की पूर्ति करेंगे। तो समझ में आ रहा है, बीच में से जो 2 लोग हैं इनका क्या हो गया, इनका हो गया एलिमिनेशन, ये हट गए। और इनके हटने से जो आपका प्रोडक्ट है वो आपको कम से कम प्राइसेस पे मिल रहा है। तो ऐसी कंडीशन में जो आपने बेनिफिट दिया है वो वास्तव में खुद को दिया है। आपको कम प्राइसेस पे क्या करना है, प्रोडक्ट परचेज़ करना है, ये आपकी नीड है। तो उसके लिए आपने दूसरे कंज्यूमर्स के साथ एक ग्रुप बनाया और उस ग्रुप ने क्या किया, प्रोड्यूसर से माल परचेज़ किया और फिर खुद की नीड पूरी की, और जो रिमेनिंग माल बचा है आपका उसको आपने नॉर्मल कंज्यूमर्स को थोड़ा सा प्रॉफिट जोड़कर, ऐसे कंज्यूमर्स जो आपके ग्रुप में मेंबर नहीं हैं उनको आप क्या कर रहे हैं, मतलब पब्लिक को क्या कर रहे हैं, अपन बेच रहे हैं, और जो प्रॉफिट का रेशो है वो इन लोगों से कैसा है, कम है। तो आपको भी फ़ायदा हुआ और पब्लिक को भी फ़ायदा हुआ। इसको बोलते हैं अपन कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी में बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, कुछ कैपिटल लगाते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, खुद ही मैनेजमेंट करते हैं। मतलब यहाँ पर काफ़ी चीप एंड बेस्ट मैनेजमेंट हो रहा है। तो ये जो आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी है ये एक इस टाइप का बिजनेस है। इसमें ढेर सारे टाइप के बिजनेस आते हैं, इसमें बैंक भी आता है, इसमें प्रोड्यूसर सोसाइटीज़ भी आती हैं, इसमें हाउसिंग सोसाइटीज़ भी आती हैं, इसमें डेयरी फार्म्स भी आती हैं, डेयरी सोसाइटी भी आती हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा, जैसे एक नाम है आपके माइंड में, मार्केट में, अमूल। अमूल इंडिया का सबसे बड़ा कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो कि डेयरी प्रोडक्ट्स में क्या करता है, डील करता है। तो आपका जो ये बिजनेस है, इस बिजनेस के कुछ सिंपल फीचर्स है, वो कौन से हैं? सिंपल फीचर्स की बात कर रहे हैं हम। सबसे पहला नंबर फर्स्ट जो होगा, पहला प्रिंसिपल, वो होगा कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। अभी तक जो हमने पहले 3 बिजनेस डिस्कस किए थे उनमें किसी का भी जो रजिस्ट्रेशन है वो कंपलसरी नहीं था,
लेकिन जो आपका ये बिजनेस है कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसका रजिस्ट्रेशन करना कैसा है, कंपलसरी है। जैसा कि आप जानते हैं रजिस्ट्रेशन किसी ना किसी लॉ के अंडर में होता है, लॉ के अगेंस्ट होता है। तो यहाँ पर जो लॉ काम करेगा वो होगा कौन सा, इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ या कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1912। ये आप ध्यान रखेंगे। इससे पहले हमने पार्टनरशिप का एक्ट भी पढ़ा था, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। उसके बाद हमने HUF बिजनेस का एक एक्ट पढ़ा था, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं कोऑपरेटिव बिजनेस के लिए कौन सा एक्ट है, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। तो ये जो आपका एक्ट है इससे के अंडर में क्या होगा, आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन होगा। क्लियर। इसके अलावा अपन नंबर 2 पे ले रहे हैं। नंबर 2 पे ओपन मेंबरशिप। ओपन मेंबरशिप को वॉलेंट्री मेंबरशिप भी बोलते हैं। वॉलेंट्री का मतलब होता है इच्छानुसार। अगर आपकी इच्छा है मेंबर बनने की तो आप कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर बनो, और नहीं है तो आप हट सकते हैं, आप मत बनो। ठीक है। तो ये जो आपकी मेंबरशिप है वो कैसे मिलती है, मेंबरशिप मिलती है किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो भी इन्वेस्टमेंट हुआ है उसका 1 शेयर परचेज़ करके, यानी कि 1 शेयर परचेज़ करने पर 1 भाग पूंजी लगा देने पर आप क्या बन जाते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर बन जाते हैं। क्लियर। नंबर 3 पे अगला टॉपिक है इसमें डेमोक्रेटिक सिस्टम। जैसा कि क्या होता है, आपके जो हमने पार्टनरशिप या HUF बिजनेस पढ़े थे उनमें बिजनेस को मैनेज करने के लिए सारे के सारे लोग काम कर रहे थे। ठीक है। यहाँ पर नंबर ऑफ़ मेंबर्स का कोई लिमिट नहीं है, बताता हूँ मैं आपको। इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ़ मेंबर्स कितने भी हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पर कोई लिमिटेशन नहीं है। अब आप सोचो कि अगर यहाँ पे 10,000 मेंबर्स हो जाते हैं तो क्या ये सबके सब मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे, तो आंसर है नहीं, क्योंकि इतने सारे लोगों के मैनेजमेंट होने पर मैनेजमेंट वास्तव में होगा ही नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर एक कमेटी बनेगी और उस कमेटी का नाम क्या है, मैनेजरियल कमेटी। मैनेजरियल कमेटी, ये जो मैनेजरियल कमेटी है इसको हम उन्हीं मेंबर्स में से क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। यानी कि मैनेजर कमेटी में जो हमने 2, 4, 5 मेंबर्स बैठाने हैं वो सभी के सभी मेंबर्स वोटिंग सिस्टम के थ्रू क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। और वोटिंग सिस्टम का होता है डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर मान लो कोऑपरेटिव सोसाइटी में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उन्होंने डिफरेंट टाइप के कैपिटल इन्वेस्टमेंट किए हैं, यानी कि किसी ने 100 रुपये लगाए हैं, किसी ने 1000 रुपये लगाए हैं और किसी ने 1 लाख रुपये लगाए हैं, तीनों के तीनों मेंबर्स को जो आपका सिलेक्शन है कमेटी का, इसमें केवल सिंगल वोट देने का ही क्या होगा, ऑथोरिटी होगी। ध्यान रखना। यानी कि ये जो आपका कॉन्सेप्ट है ये 1 मैन 1 वोट पे क्या करता है, काम करता है। ऐसा नहीं है जिसने कैपिटल ज़्यादा लगाई उसको ये सेलेक्ट करने का क्या होगा, ऑथोरिटी होगी। नो, वो केवल क्या देगा, सिंगल वोट ही देगा। क्लियर। इसके अलावा अपन बात कर रहे हैं नंबर 4 पे। नंबर 4 बात कर रहे हैं एलिमिनेशन ऑफ मिडिलमैन। मिडिलमैन का एलिमिनेशन कैसे होता है मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ। पहले माल ऐसे आता था, लेकिन जब से ये CS आए हैं उन CS के आने से, कोऑपरेटिव सोसाइटी के आने से जो माल है वो इस तरह से आने लग गया। तो यहाँ पर जो 1 है उसकी जगह पे पहले 2 हुआ करते थे। तो आपका जो होलसेलर और रिटेलर वाला सिस्टम है वो ख़त्म हो गया, और ऐसा होने से ही क्या हो रहे हैं, आपको जो प्रोडक्ट हैं वो कैसे मिल रहे हैं, सस्ते मिल रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा नंबर 5 पे अपन रख रहे हैं कॉन्टीन्यूटी। देखो इस बिजनेस में कॉन्टीन्यूटी होती है क्योंकि ये कैसा है, एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, और हर रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन जिसका कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होता है वो रजिस्ट्रेशन के बाद अपने मेंबर्स से कैसा हो जाता है, सेपरेट। जैसे कि कंपनी में होता है ऐसे ही कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी होता है। जब आप कोऑपरेटिव सोसाइटी का कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1912 से रजिस्ट्रेशन करवा दोगे तो आपकी सोसाइटी का जो एक्सिस्टेंस है वो मेंबर्स से कैसा हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। और अगर मान लो कोई मेंबर बिजनेस को छोड़ के जाता है, अगर कोई मर जाता है या कोई नया मेंबर मेंबरशिप लेता है,
तो उस कंडीशन में आपके बिजनेस के एक्सिस्टेंस पर, उसकी कॉन्टिन्यूटी पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, बिजनेस एक तरफ अपना चलता रहेगा। क्लियर। और लास्ट हम डिस्कस कर रहे हैं लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी नंबर 6 पे है लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी का मीन आपको पहले बता चुका हूँ मैं। जो आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, इसके अंदर क्या होता है कि जो आपका बिजनेस है वो उसकी जो एक्सिस्टेंस है वो मेंबर से कैसी है, सेपरेट है। यानी कि अगर मान लो इन फ्यूचर किसी भी प्रकार का कोई डैमेज होता है, कोई लॉस होता है, कोई लायबिलिटी क्रिएट होती है, तो उसके लिए जो मेंबर्स हैं उनको अपन क्या नहीं करेंगे, लायबल नहीं ठहराएंगे। उस पूरे लॉस का जो मामला है वो केवल और केवल कौन चुकाएगा, वो चुकाएगी कोऑपरेटिव सोसाइटी। यानी कि जिस मेंबर ने जितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया है केवल उतना तक ही क्या कर सकता है, वो नुकसान में किसी प्रकार की भरपाई कर सकता है। इसके अलावा हम उससे एक्स्ट्रा लॉस या डैमेज का, लायबिलिटी का कोई पैसा नहीं लेंगे। तो इस तरह से कोऑपरेटिव सोसाइटी का हमने जो सिंपल इंट्रोडक्शन लिया है वो आपको समझ में आया होगा। इसमें अपन ने कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसके टाइप के बारे में बात की, इसके फीचर्स के बारे में बात की, और इस तरह से आज का टॉपिक आपका खत्म होता है। क्लियर। थैंक यू।